Greetings, viewers. I am Rahul Kumar Tiwari, and you are watching Perspective Academy Explainer YouTube channel. Today's topic is why India needs a uniform civil code. We will discuss various issues regarding uniform civil code. Uniform civil code is contained in part 4 of the Indian Constitution. It states that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. The Constitution envisions an egalitarian India. Egalitarian means a society based on the principle of equality, where people, irrespective of their faith, caste, creed, color, sex, and place of birth, have not only equality before the law but also equal protection of laws. भारत का संविधान एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां पर लोग, चाहे उनकी भाषा, धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्र, लिंग, जन्मस्थान कोई भी हो, सभी को समता का अधिकार है और कानून के समक्ष समता एवं समान विधियों का संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में ये सर्टेन टॉपिक्स कवर्ड होंगे। पहला, इंट्रोडक्शन एंड एजेंडा ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान और भारत भर में जो वाद विवाद चल रहे हैं उसको लेके, साथ ही संवैधानिक प्रावधान यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहते हैं उनके बारे में जानेंगे। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्ग्यूमेंट विच क्रिटिसाइजेस और आर इन अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। A shining example of Goa, which has implemented Uniform Civil Code for the first time in India. The current status and recent development. Where has Uniform Civil Code been implemented and codified as a law? And lastly, the conclusion and way forward. यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में एक प्रपोजल है कि एक सिंगल सेट ऑफ लॉज क्रिएट करना है जो सभी भारतीयों पर समान रूप से लागू होंगे, खास तौर से उनके पर्सनल लॉज के मैटर में। सिंगल सेट ऑफ लॉज यानी यूनिफॉर्म लॉज होंगे। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म का अर्थ यह है कि यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। साथ ही साथ दोस्तों, ये पर्सनल लॉज क्या होते हैं एक बार हम जानेंगे कि पर्सनल लॉज क्या होते हैं। तो पर्सनल लॉज आर दोज लॉज दैट अप्लाई टू अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, कास्ट, फेथ एंड बिलीफ, मेड आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ देयर कस्टम्स, also their customs and traditions, उनके रीति रिवाजों, उनकी परंपराओं के गहन विचार करने के बाद, और साथ ही उनके जो धार्मिक साहित्य है उनका गहन चिंतन अध्ययन करने के बाद जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को पर्सनल लॉज बोलते हैं। पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फाइंड देयर सोर्स एंड अथॉरिटी इन देयर एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट्स। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के पर्सनल लॉज भिन्न है और दोनों धर्मों के पर्सनल लॉज का स्रोत और उनकी जो सत्ता है वो उनके प्राचीन धर्म ग्रंथों से प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में पर्सनल लॉज अप्लाई होते हैं उन मैटर में जैसे शादी विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, साथ ही को पेरेंटिंग, ऑब्लिगेशन ऑफ सन्स टू पे देयर फादर्स डेब्ट, यानी जो बेटे की जो जिम्मेदारी है कि पिता के कर्जों को चुकाना, पार्टीशन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा, मेंटेनेंस यानी पत्नी के रखरखाव से संबंधित, बच्चों के रखरखाव से संबंधित, बच्चों की जो गार्जियनशिप कौन लेगा अगर डाइवोर्स का मैटर आता है तो, और साथ ही साथ जो
परोपकार से संबंधित जो दान होते हैं, चैरिटेबल डोनेशंस, उससे संबंधित है। इस्लाम का पर्सनल लॉज अलग है, जो कि उन मैटर में अप्लाई होता है जैसे कि इनहेरिटेंस, वसीयत, विल्स, सक्सेशन, लीगेसी, मैरिज, वक्फ, डॉरी, गार्जियनशिप, डाइवोर्स, गिफ्ट्स। और इस्लाम के पर्सनल लॉज अपना जो उनकी बुनियाद है वो कहाँ से ली जाती है, तो उनके धर्म ग्रंथ कुरान और हदीस से। आगे बढ़ते हैं कि अलग अलग धर्मों के जो पर्सनल लॉज हैं वो व्यक्तिगत धार्मिक जो एफिलिएशन है उस पर निर्भर करते हैं। और यूसीसी का उद्देश्य ये है कि डाइवर्स पर्सनल लॉज को रिप्लेस करके एक यूनिफाइड कोड, एक एकीकृत संहिता का निर्माण करना है जो समानता को बढ़ावा देगा, चाहे वो लैंगिक समानता हो, चाहे सामाजिक समानता, और साथ ही साथ सततता को बढ़ावा देने का ध्यान रखेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सच मायने में यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज, उसके बारे में जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रपोजल है इंडिया में, जो कि एक सिंगल सेट ऑफ लॉ क्रिएट करेगा और वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे व्यक्ति का धार्मिक आस्था या धार्मिक मान्यता कुछ भी हो। और यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रत्येक रिलीजन के पर्सनल मैटर में भी लागू होंगे। और ये जो पर्सनल लॉ हैं वो इससे संबंधित है विवाह, तलाक, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और मेंटेनेंस। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसेंशियली ये करंट सिस्टम ऑफ डाइवर्स पर्सनल लॉज को रिप्लेस करके, जो कि डाइवर्स पर्सनल लॉज जो है वो धार्मिक साहित्यों पर आधारित है, रीति रिवाजों पर, उसको रिप्लेस करके सभी धर्मों के लिए एक यूनिफाइड कोड लेकर आएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जब भारत में हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों के पर्सनल लॉ को कोडिफाई किया जा रहा था 1835 के अराउंड, तो उस समय एक बहुत विवाद चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल इंडिया थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो लॉ कमीशन थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया कि इंडियन लॉज जितने भी हैं, चाहे वो क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित हैं, उन लॉज का कोडिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ स्पष्ट रूप से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कॉलोनियल इंडिया की 1835 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से रिकमेंड किया कि हिंदू और मुस्लिम के पर्सनल लॉज को सेपरेट रखा जाए तो ही बेहतर है। धीरे धीरे करके लेजिस्लेशन बढ़ने लगे। लेजिस्लेशन मतलब कोर्ट में केसेस बढ़ने लगे और कोर्ट में केसेस बढ़ने के साथ ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो 1941 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाध्य होना पड़ा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने BN राव, बेनिगल नरसिंह राव के नेतृत्व में एक कमिटी बनाई कि हिंदूज, BN राव के नेतृत्व में कमिटी बनाई 1941 में कि हिंदूज लॉज को कोडिफाई किया जाए। अब हम एक बात जानेंगे कि क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज होते क्या हैं। भारत में क्रिमिनल लॉज यूनिफॉर्म है और सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उसका फेथ कुछ भी हो, उसकी आस्था, उसकी मान्यता, उसकी धार्मिक जो मान्यता है उनकी, वो कुछ भी हो, सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कैसी भी हो। लेकिन जो सिविल लॉज हैं वो आस्था से प्रभावित होते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रयास शुरू किया कि इंडियन लॉज को कोडिफाई करते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी पर्सनल लॉज में इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं समझी। और क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि भारत में रिलीजन एक बहुत सेंसिटिव मसला है। रिलीजन हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और कोई भी रिलीजन को छेड़ना नहीं चाहता। कार्ल मार्क्स का कथन है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। जनता के लिए ये एक अफीम की तरह है। ये कार्ल मार्क्स का कथन है।
और भारत में तो लोग इतने गहरे तौर पर अपने धर्म, अपने मजहब से जुड़े होते हैं, तो बाय कंसिडरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर, English government refrained from interfering in the faith of the citizens. But 1835 report of the Law Commission emphasized the need for uniformity in the codification of Indian laws related to crimes, evidence, and contract. These subsequently became the acts, but they recommended that the personal laws of Hindus and Muslims must be kept सेपरेट। 1840 में लेक्स लॉकी रिपोर्ट आया और लेक्स लॉकी रिपोर्ट में ये बताया कि लीगल कोडिफिकेशन जहां भी हो उसमें एक रूपता बनी रहनी चाहिए, लेकिन पर्सनल लॉज को हमेशा दूर रखने का, बाहर रखने की कोशिश की। संविधान सभा में भी भारत में डिबेट चली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट को CAD बोलते हैं शॉर्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जब शुरू होता है, उस समय फंडामेंटल राइट के ऊपर जो उप समिति थी, उस उप समिति के प्रमुख थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसमें वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मैटर सेटल हुआ वोटिंग के थ्रू, तो वहाँ पर मेजॉरिटी 5-4 की मेजॉरिटी के साथ ये सेटल हुआ। और उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में यह तय किया गया कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाए रखने का और यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है और वो फंडामेंटल राइट के एम्बिट से, उसके स्कोप से बाहर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति बहुत एम्बिवेलेंट एटीट्यूड था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो सामाजिक सुधार आएगा और लैंगिक समानता बढ़ेगी। ये जो शब्द है लैंगिक समानता, इस पर ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक सुधार और लैंगिक समानता यही दोनों मेन चीजें हैं जिसको लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाए जाने की समय समय पर बात होती है। लेकिन क्योंकि रिलीजन एक बहुत सेंसिटिव मैटर है और इसलिए ये तय किया गया कि व्यक्तियों के जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो धार्मिक स्वतंत्रता के कहीं अगेंस्ट ना चला जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया गवर्नमेंट को कि सिर्फ सेक्युलर एक्टिविटीज को कवर करने वाले ही कानून बनाए जाएं और वे कानून बनाए जाएं जो सामाजिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार की सोच रखते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है DPSP, वो DPSP ये कोशिश करता है कि सोसाइटी में वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस आए, सामाजिक आर्थिक न्याय मिले सबको, जेंडर इक्वालिटी हो और सरकार का काम जनता तक अधिक से अधिक कल्याण का कार्य करना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस बात पर बल देते हैं कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि फंडामेंटल राइट से DPSP की प्रकृति अलग है। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिएबल हैं और जस्टिसिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन DPSP नॉन जस्टिसिएबल है और नॉन इन्फोर्सिएबल है, यानी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर सरकार DPSP को पूरा नहीं कर पाती, DPSP में जो दिए गए एम्स एंड एस्पिरेशंस हैं जनता के, अगर उसको नहीं पूरा कर पाती तो उसके लिए सरकार पर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। सरकार के पास जब आर्थिक क्षमता होगी और सरकार के पास जब पावर एंड पोजीशन एंड अथॉरिटी होगी तब उस कार्य को करेगी। तो इसीलिए सरकार को बाध्य नहीं किया गया है और उसके लिए अगर सरकार नहीं भी पूरा करती है कोई भी DPSP आर्टिकल 36 से 51 तक, ये जो संविधान के पार्ट 4 में दिए गए हैं, तो भी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता और सवाल नहीं पूछा जा सकता। कन्हैया लाल मुंशी जी जो
संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, उनका विचार ये था कि यूसीसी का नोशन व्यक्तियों के धार्मिक स्वतंत्रता के अगेंस्ट जाता है। लेकिन उन्होंने एक बात पर बल दिया कि अगर देश की एकता को प्रमोट करना है और महिलाओं के लिए समानता अगर स्थापित करना है तो यूसीसी को लागू किया जाना सही है। हिंदू कोड बिल आया 1954 टू 56 के आसपास। हिंदू कोड बिल जो 1950 के दशक में आया और इसमें प्रयास ये किए गए कि हिंदू पर्सनल लॉज में जो कुछ बुराइयां हैं उसमें सुधार लाकर आगे कई नियम बनाए गए। तो हिंदू पर्सनल लॉज को कोडिफाई किए जाने के बाद इसमें सर्टेन अमेंडमेंट किए गए। इससे बहुत सारे कानूनों का जन्म हुआ, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू डाइवोर्स एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो हिंदू पर्सनल लॉज को मॉडर्नाइज करने की दिशा में ये एक बहुत अच्छा कदम था। आज के समय में जो डिबेट चल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो डिबेट सदियों पुराना है और ये डिबेट अब से है। बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए हैं। दो महत्वपूर्ण कोर्ट केसेस यहाँ देखने को मिलेंगे। एक मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस 1985 और सरला मुदगल केस 1995। तो इन दोनों महत्वपूर्ण लैंडमार्क जो जजमेंट एंड केसेस हैं, इसने इस मुद्दे को बहुत फोरफ्रंट पे ला दिया। रिसेंट डेवलपमेंट जो हुए हैं कि आज के डेट में पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति जगी है। बहुत सारे स्टेट जैसे कि राजस्थान, असम, स्पेशली जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, वहां एक इच्छा जगी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट्स में लागू होंगे। उत्तराखंड एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोडिफाई करके इम्प्लीमेंट भी किया है 2024 में। तो इसेंस में देखा जाए, नटशेल में देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो हिस्ट्री है वो बैलेंस करने की हिस्ट्री है, संतुलन बनाए रखने की, कि भारत में सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल भी जीता जागता रहे, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रिंसिपल भी चलता रहे। भारत एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, मल्टी एथनिक कंट्री है, वेरियस लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, कास्ट हैं, स्क्रिप्ट्स हैं और डाइवर्स ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स हैं लोगों के। की प्रोविजन जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के, वो की प्रोविजन है मैरिज और डाइवोर्स के केस में, कि यहाँ पर मैरिज और डाइवोर्स जो है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन वो यूनिफॉर्म होने चाहिए और डिफरेंट रिलीजन्स के जो पर्सनल लॉज हैं उसके बीच में जो मौजूद असमानता है उसको समाप्त किया जाएगा। और मैरिज का रजिस्ट्रेशन चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई अगर विवाह करता है तो उसका मैरिज का रजिस्ट्रेशन एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल के माध्यम से होगा। डाइवोर्स की प्रोसीडिंग यूनिफॉर्म प्रिंसिपल के साथ होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैरिज और डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस को लेकर बहुत सारे केसेस भारत में होते हैं और इसके वजह से केसों कोर्ट के ऊपर बहुत सारा पेंडेंसी हो जाता है, बहुत सारे लिटिगेशंस होते हैं उसमें। दूसरा, मैरिज के साथ इनहेरिटेंस में यूनिफॉर्मिटी लानी है, चाहे कोई भी धर्म हो, इनहेरिटेंस राइट सबके समान होंगे। इससे क्या होगा कि समाज में जो मौजूदा इनइक्वालिटीज है इनहेरिटेंस लॉज को लेकर, वो यूनिफॉर्म बनेगी। और डिफरेंट पर्सनल लॉज होने के कारण, अलग धर्मों के अलग पर्सनल लॉज होने के कारण महिलाओं के साथ खासा अन्याय होता है। अडॉप्शन और गार्जियनशिप को लेके जो परप्लेक्सिटी है वो खत्म होगी, कि जो गोद लेना है और बच्चों का जो माँ बाप सेपरेट हो जाने के बाद जो बच्चे एक तरह से ना उनको माँ का प्यार मिल पाता है ना पिता का प्यार मिल पाता है। तो और भारत में बहुत कॉम्प्लेक्स एडॉप्शन और गार्जियनशिप का लॉज है, क्योंकि जिससे बच्चे बहुत वल्नरेबल फील करते हैं। तो यूसीसी ये चाहता है कि इक्वल गार्जियनशिप राइट मिले पुरुष को भी और महिलाओं को भी। मेंटेनेंस के क्षेत्र में महिलाएं जो डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस के लिए बहुत रख रखाव के लिए, अपने और अपने बच्चों की जिंदगी चलाने के लिए उन्हें बहुत पिलर टू पोस्ट दौड़ना पड़ता है, वो खत समाप्त हो जाएगी और समाज में निष्पक्षता
फेयरनेस यानी न्याय और कंसिस्टेंसी आ पाएगी। की डिबेट, जो महत्वपूर्ण डिबेट है जो चल रहे हैं इसको लेके, जिसके चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाता, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तरफ है रिलीजियस फ्रीडम, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के तहत आता है, और दूसरी तरफ इक्वालिटी का प्रिंसिपल, जो संविधान के आर्टिकल 14 के तहत आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 मदर ऑफ ऑल राइट्स है, यानी जितने सारे अधिकार हैं उन सभी अधिकारों में इनका जो दर्जा है वो सबसे बड़ा है आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 सभी व्यक्तियों को, चाहे उस व्यक्ति का कोई भी धर्म हो, क्षेत्र हो, भाषा हो, नस्ल हो, उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव का रवैया नहीं अपनाया जाएगा। पूरे के पूरे समाज को, व्यक्तियों के साथ समाज को भी यह अधिकार मिलता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, धर्म का आचरण कर सकता है, धर्म को बढ़ावा दे सकता है। इसको लेके जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विपक्ष में जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग अलग धर्मों की जो धार्मिक आचरण है और उनके रीति रिवाज है, खास तौर से भारत के अल्पसंख्यक समुदाय, उन अल्पसंख्यक समुदायों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से आपत्ति है। दूसरा डिबेट है डिबेट कंसर्निंग डाइवर्स कल्चरल कंडीशन इन इंडिया एंड नेशनल यूनिटी, यानी देश एक तरफ देश की सांस्कृतिक विविधता को भी बनाए रखना है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय एकता भी रखनी है। तो ये बहुत क्रिटिकल इशू है कि किस तरह से भारत इतना डाइवर्स कंट्री है, यानी इंडिया इज अ टेपेस्ट्री ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशन, कस्टम्स, डेलिकेसीज एंड देयर ड्रेसेस, देयर फेस्टिवल्स। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की जो रिच कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इससे क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी जो है अलग अलग समुदायों की, उसको कहीं अंडरमाइन तो नहीं कर देगा। तो इसीलिए सपोर्टर आर्ग्यू करते हैं कि देश की नेशनल यूनिटी मजबूत होगी, राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी। तो अपोनेंट ये कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता समृद्ध हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, लेकिन देश की जो सांस्कृतिक विविधता है, जो हमारी पहचान है, उसका क्या होगा? कहीं होमोजिनाइजेशन तो नहीं हो जाएगा? इंडिया जाना जाता है अपनी हेट्रोजेनिटी के लिए। होमोजिनाइजेशन अगर हो जाएगा तो माइनॉरिटीज इस बात से डरते हैं कि मेजॉरिटी का जो विल है वो उनके ऊपर आने वाले वक्त में थोपा जा सकता है। इसके अलावा जो एक की डिबेट है वो जेंडर जस्टिस का। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी को की जो सपना है वो सपने को साकार करना। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज खास तौर से महिलाओं के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं के साथ होने वाले अन्यायपूर्ण व्यवहार को रोकने की दिशा में एक प्रयास है और महिलाओं को भी पुरुषों के समकक्ष समानता का दर्जा मिले, ये मेन आइडिया है। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर चैलेंजेस क्या है? तो भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के अपने प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। इतनी मामूली बात नहीं कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए। बताते चले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के शेड्यूल 7 के कंकरेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 5 में इसको दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कंकरेंट लिस्ट में है, जिसके ऊपर सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकते हैं। मुद्दा क्या है कि महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सभी धार्मिक समूहों के बीच कंसेंसस बनाना यानी सहमति बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सकता है। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक अधिकारों को लेके चिंता है कि कई अल्पसंख्यक समूह ये महसूस करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मेजॉरिटी की जो इच्छा है और उनके व्यूज हैं वो माइनॉरिटी के ऊपर थोप सकते हैं।